अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या हमारा बिज़नेस चल रहा है तो हमें कंपनी बनानी चाहिए या कंपनी के बगैर कारोबार करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। होता क्या है बेसिकली टैक्स में जब आप जो है कोई कंपनी बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? बेसिकली तीन तरह से बिजनेस होता है। आप इंडिविजुअल के तौर पर बिजनेस कर रहे हैं और इस पे उस बिजनेस का नाम लिख लें तो वो आपके एनटीएन पे आ रहा होता है, या आप एओपी बना लें। आप एओपी जैसी पार्टनरशिप तो उसको टैक्स की जो है टैक्स में मतलब एओपी से ज़ाहिर करते हैं, या फिर आप एक कंपनी फॉर्मेट कर लें। ठीक है, कंपनी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मैंने आपको यानी तीन तरह का बिजनेस होता है, वो हम आज सबका डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है कंपनी का। तो सबसे पहले ये कि आपका नाम रिजर्व होता है, उस नाम की कोई कंपनी नहीं बना सकता। तो ये एक ब्रांड टाइप चीज़ हो गई। आपको फ़ायदा होता है, कंपनी है आपके नाम, आपका बिजनेस चल रहा है, और फ़ायदा क्या है, इस पे आप और कोई बंदा इस नाम की कंपनी बना ही नहीं सकता। अब मज़ीद चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, हम फ़ायदे भी देख लेते हैं, नुकसान भी देख लेते हैं, यानी इंडिविजुअल के और इंडिविजुअल एओपी और कंपनी के, इनके अगर हम कंपैरिजन कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लें जी, तो मैंने एक छोटी सी शीट बना ली है, उससे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रह जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न की फाइलिंग, जो है इनकम टैक्स कितना बनता है कितना, और इसी तरह से कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो है फाइलिंग। तो ये हम कंपैरिजन छोटा सा देख लेते हैं। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि आपके लिए कंपनी बनाना बेहतर है या कि आपको इंडिविजुअली बिजनेस लेके चलना बेहतर है। तो ले जी, सबसे पहले हम ज़रा अगर डिस्कस करें तो रजिस्ट्रेशन। जब आप इंडिविजुअल या एओपी के तौर पर काम करते हैं तो जस्ट आपको एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, हाँ सेल्स टैक्स के बाद में अलग से रजिस्ट्रेशन ज़रूर होती है, लेकिन वो भी एफबीआर पे होगी। और अगर जब आप कंपनी बनाते हैं तो ना सिर्फ आपको एफबीआर पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, बल्कि आपको एससीसीपी में भी रजिस्टर्ड होना पड़ा है। 2 जगह रजिस्टर्ड। आप एससीसीपी में जाएंगे, कंपनी बनाएंगे तो आपके नाम पे एनटी यानी एफबीआर में जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 आपको चाहिए, और इस साइड पे आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एफबीआर से थ्रू रजिस्टर्ड होना है। फिर फाइलिंग जो है वो अगर आप इंडिविजुअल या एओपी के तौर पर काम कर रहे हैं तो जस्ट एफबीआर में आपको जो है फाइल करनी पड़ती है, जिसको एनुअल रिटर्न कहते हैं। और लेकिन अगर आप कंपनी में हूँ तो आपको ना सिर्फ एफबीआर में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कंपनी की, और ये लाजमी होती है कंपनी की। इंडिविजुअल अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है तो शायद आपको ना भी करनी पड़े, लेकिन एफबीआर में कंपनी की रिटर्न लाजमी फाइल करनी पड़ती है। और फिर एक फॉर्म ए, फॉर्म 9 और कुछ इस तरह के फॉर्म होते हैं, उसको कहते हैं एनुअल रिटर्न। वो आपको एससीसीपी की भी फाइल करनी पड़ती है। इसका मतलब है आपकी रिटर्न की जो फाइलिंग की ऑब्लिगेशन है वो अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं तो सिर्फ एक है, और कंपनी की सूरत में आपको 2 रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग इंडिविजुअल की ज़रा जल्दी होती है, यानी कि अगर आपका 30/6/2024 को आपका साल ख़त्म हो रहा है तो उसी साल आप सितंबर 2024 को जो है अपने रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर कंपनी है तो फिर आपको ज़्यादा 6 महीने तकरीबन मिल जाते हैं। 31 दिसंबर को जो है आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। ये बातें हो गई। अब आप देखते हैं कि जनाब टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो यस उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के केस में 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, मैं उसको हायर ऑफ मैंने लिखा हुआ है। नंबर 1, आपने 29% देना ही देना है। ठीक है, और फिर आपको 17% आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, जो भी आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया उसका 17%, और फिर टर्नओवर टैक्स इसको कहते हैं, इसको सम टाइम मिनिमम टैक्स भी कहते हैं। आपकी सेल्स का 1.25, थोड़ा सा रेट आगे पीछे होते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इनमें से जो हायर होगा, यानी 29% आपके टैक्सेबल इनकम का, 17% आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट का, और जो है आपके सेल्स का जो आपने टर्नओवर यानी सेल्स जो डिक्लेयर किए हैं उसका 29%। इनमें से जो हायर अमाउंट होगी वो आप क्या करेंगे, जो है आप टैक्स पे करेंगे। फिर जनाब अगर जब हम आते हैं इंडिविजुअल और एओपी की तरफ, तो आपने 1.25 और आपके टर्नओवर का, जिसको मिनिमम टैक्स कहते हैं, यहाँ पे मैंने टर्नओवर टैक्स कहा था, उसका 1.25% देना पड़ेगा। और स्लैब रेट्स होते हैं। अब 1.25 तब आप पे लगेगा जब आपकी सेल्स 100 मिलियन से ज़्यादा है, वरना आपको ये 1.25 भी नहीं देना पड़ेगा। स्लैब रेट हैं वो 5%, 2.5%, 5% से शुरू होते हैं, लेकिन वो 40 से 45% तक जा सकता है।
इसका मतलब है अगर तो आपकी सेल्स ज़्यादा हैं तो आपको हायर ऑफ ये 1.25% ऑफ सेल्स, और स्लैब रेट अगर ज़्यादा है तो 45% तक जा सकता है, जबकि कंपनी के केस में वो क्या रहेगा 29%, 17% और 1.25%। तो आपने एक डिसीजन लेना है आपकी आने वाली इनकम। तो अगर टैक्स के हवाले से देखें तो आपकी अगर सेल्स कम है तो आप इंडिविजुअल आपको सूट करता है, लेकिन अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है और जो है आपको लगता है आपका टैक्सेबल प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस सूरत में कंपनी आपको सूट करता है। फिर आगे चलते हैं, अब है विद होल्डिंग एजेंट। विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है, उसने टैक्स काटना होता है, टैक्स काट के पेमेंट करनी होती है। आपने कहते हैं टैक्स क्या है भाई, जब भी आप कहते हैं कि जनाब मेरी सेल्स है से 100 मिलियन, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है से 100 मिलियन आपकी सेल है, 80 मिलियन आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20 मिलियन। उसमें से आप सैलरीज, उसमें से आप रेंट या इस तरह के एक्सपेंस लेस करते हैं। अब ये कॉस्ट क्या होगी, आप या तो रॉ मटेरियल की पेमेंट कर रहे होंगे या आप फिनिश गुड्स लेंगे और उसकी पेमेंट कर रहे होंगे, फिर इसी तरह से आप सैलरीज की पेमेंट कर रहे होंगे, इसी तरह से आप रेंट की पेमेंट कर रहे। तो जो विद होल्डिंग एजेंट होता है वो इन सब पे टैक्स काट के पेमेंट करता है। अगर वो टैक्स विद हेल्ड करना, टैक्स काटना, टैक्स डिडक्ट करना, ये मुख्तलिफ इस्तेलाह यूज़ होती है। अगर आपने नहीं काटा टैक्स तो वो आपको एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाता है। इसका मतलब है वो आपका एक्सपेंस नहीं मानते। से आपने सैलरीज दी हैं से जो है 10 मिलियन की, लेकिन उनमें से आपने 2 मिलियन पे टैक्स नहीं काटा तो आपको 10 की बजाय 8 मिलियन का एक्सपेंस मिलेगा, बाकी आपका डिस अलाउ हो जाएगा। तो टैक्स विद हेल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसका एक 161 का नोटिस आता है, वो बड़ा भारी होता है, वो आपको भुगतना पड़ता है एंड सो ऑन। तो अब हम देख रहे हैं कि सैलरीज पे, ये गुड्स सेल परचेज पे और रेंट पे आपने कब टैक्स काटना है। क्लियर हो गया। तो हम इसको अब डिस्कस करने लगे हैं, इसके रिक्वायरमेंट देख लें। देखिए आपने टैक्स विद हेल्ड करना है, एक आम बंदे को नहीं पता टैक्स कितना विद हेल्ड करना है, कितना टैक्स काटना है। उसके लिए बाकायदा उसको रिसोर्स रखने पड़ेंगे, कोई अच्छा जो वकील रखना पड़ेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, कोई अच्छा अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो जिसको ये सारी बातें आती हों, क्योंकि टेक्निकल है। चलिए खैर हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जनाब जब हम यूज़ करते हैं सेक्शन 148 तो सैलरी वाला टैक्स होता है। जब हम 155 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम रेंट के टैक्स की बात कर रहे हैं। और जब हम जो है 153 यूज़ करते हैं तो हम गुड्स और सर्विसेज, इन पर हम टैक्स वो कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं भाई, चाहे आपकी है कंपनी, चाहे आपका है AOP कंपनी, और आपकी AOP है या इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं और वो 50,000 रुपये पर मंथ या इससे ज़्यादा है, या सालाना कह लें 6 लाख से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स विद हेल्ड करना पड़ेगा। कंपनी और इंडिविजुअल और AOP दोनों इस सिलसिले में बराबर हैं। चले जी 149 यानी सैलरी का टैक्स तो तय हो गया, हमें पता चल गया ये दोनों के लिए बराबर है, लिहाजा इसमें दोनों को कोई छूट नहीं है, हम उसको साइड पे कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं रेंट वाला टैक्स 155। ये कंपनी ने काटना ही काटना है, जब भी रेंट की पेमेंट करेगी चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, वो उसने वो टैक्स काटना ही काटना है। अब इसमें वो 3 लाख वाली कुछ आगे बातें आ जाती हैं, वो सॉरी टेक्निकल है। बस इतना बता दें हम आपको जो है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। इतना बता दें आपको कि उसने टैक्स काटना ही काटना है। और लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या AOP है तो उसके लिए तभी होगा अगर वो रेंट पे कर रहा है 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज़्यादा सालाना अगर वो रेंट पे कर रहा है, तो तब उसको वो विद होल्डिंग एजेंट बनेगा, तब टैक्स काटेगा रेंट पे, अदरवाइज वो नहीं काटेगा। तो इसमें इंडिविजुअल और AOP ज़रा नंबर ले गए हैं, ज़रा बेहतर है। खैर फिर है सेक्शन 153, आप कोई गुड्स ले रहे हैं, आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कोई चीज़ परचेज की है, कोई सामान लिया है, उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट करते हैं तो कंपनी हर सूरत में विद होल्डिंग एजेंट है। वो जितनी भी पेमेंट करे उसको टैक्स काटना पड़ता है। तो लेकिन जो अगर जो इंडिविजुअल या AOP है, अगर उनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो वो विद होल्डिंग एजेंट बनते हैं, अगर 100 मिलियन से कम है तो वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सैलरी की बात की जाए तो दोनों बराबर हैं,
अगर बात की जाए रेंट पे टैक्स काटने की, तो 15 मिलियन से ज़्यादा रेंट है तो इंडिविजुअल वाले बनेंगे, लेकिन कंपनी को टैक्स विदहेल्ड करना ही करना पड़ेगा। और अगर सेक्शन 153 यानी गुड्स और सर्विसेज की बात की जाए तो कंपनी को टैक्स विदहेल्ड करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्नओवर इंडिविजुअल और एओपी का टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो तभी उनका टैक्स करना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ब्रांड बने, एक नाम बने, ठीक है, और आपको लगता है आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी तो कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। लेकिन साथ में आपको फिर इन सब कामों के लिए एक अच्छा वकील, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अच्छा अकाउंटेंट अपने पास रखना पड़ेगा। आपकी मर्जी है ये काम आउटसोर्स कर दें, आपकी मर्जी है ये आप इन हाउस करें, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आपका छोटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और छोटे लेवल का बिजनेस है तो अभी हमें इतनी कोई ब्रांडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में नाम वगैरह रिजर्व करवा लेंगे, तो नाम रिजर्व करवाने के लिए अलहदा से तरीके हैं, तो उन पर एक अलहदा से वीडियो बना देंगे। तो आप इंडिविजुअल या एओपी के तौर पर काम करें, पार्टनरशिप के तौर पर काम करें, ठीक है जी जनाब। तो थोड़ा सा कंपैरिजन किया है, अब आप पे ये फैसला है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।